Okay, can you explain how we make cables? Answer is yes, sir. The machine used to manufacture cable is an extruder. क्या आप बता सकते हैं कि हम केबल कैसे बनाते हैं? हाँ सर, हम बता सकते हैं कि आपके यहाँ केबल जो है एक मशीन जिसका नाम एक्सट्रूडर है उसके ही जरिए बनाई जा रही होगी. क्वेश्चन: You mean the extruder we use to make pipes can be used to make cables? No sir, extruder used to make cable is quite different one, though the names are same, but a few arrangements in machines are different. आपका मतलब ये है कि जो हम एक्सट्रूडर पाइप बनाने के लिए यूज कर रहे हैं उसी से हम केबल बना सकते हैं? नहीं सर, एक्सट्रूडर जो केबल बनाने के लिए यूज किया जाता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है. हालांकि नेम दोनों मशीन के जो है एक्सट्रूडर हैं लेकिन उनके अरेंजमेंट्स अलग अलग होते हैं. कैन यू एक्सप्लेन इट मोर क्लियरली? यस सर, एक्सट्रूडर यूज्ड टू मेक पाइप हैज मोनो एक्सियल अरेंजमेंट्स and pipe produced moves ahead in the direction of its melt flow. Pipe production is a linear continuous process, but extruder used to make cables has biaxial arrangement, that is wire feeding arrangement has just perpendicular direction with that of melt flow. Suppose melt comes from east side and flows towards west, the wire to be coated is coiled at north and runs to south, and the die has such an arrangement that wire gets adhered with the plastic melt and comes out in the form of a cable continuously from the other end. क्या आप इसे और क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ सर, एक्सट्रूडर जो पाइप बनाने के लिए यूज किया जा सकता है वो उसमें मोनो एक्सियल अरेंजमेंट होता है, यानी कि पाइप जो प्लास्टिक जो पाइप की फॉर्म में बाहर मेल्ट होके आती है वो उसी डायरेक्शन में पाइप मूव करता है जिस डायरेक्शन में मेल्ट आ रहा होता है. और ये पाइप प्रोडक्शन जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो एक कूलिंग अरेंजमेंट के बाद पाइप की को फाइनल शेप देती है. लेकिन जो केबल्स बनाने के लिए एक्सट्रूडर यूज होता है वो बाई एक्सियल अरेंजमेंट होता है, यानी कि वायर हम जिस साइड से फीड करते हैं और वो जो है मेल्ट फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है. जैसे मान लीजिए हमारा मेल्ट मशीन में ईस्ट साइड से वेस्ट साइड की तरफ जा रहा है, तो हम जो वायर हमें कोट करना पड़ता है वो हमें नॉर्थ में कॉइल करना पड़ता है और वो साउथ की तरफ मूव करता है. और डाई में ऐसा अरेंजमेंट होता है कि डाई में जैसे ही वायर मूव करता है उसके ऊपर प्लास्टिक मेल्ट जो आता है वो अच्छी तरीके से चिपकता जाता है और ये केबल की फॉर्म में दूसरे एंड से रेगुलरली बाहर निकलता जाता है. ओके, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन एक्सट्रूडर. सर, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रूडर वर्किंग इज सिंपली फीडिंग प्लास्टिक रेजिन एंड कंपाउंड फ्रॉम वन एंड, melting it inside a barrel and letting it flow through a die to get the desired shaped product continuously from the other end. ठीक है, आप एक्सट्रूडर की वर्किंग प्रिंसिपल बताइए. सर, एक्सट्रूडर की वर्किंग प्रिंसिपल बहुत सिंपल है. एक्सट्रूडर में एक साइड में रेजिन या कंपाउंड फीड किया जाता है एक बैरल के अंदर जहां वो मेल्ट होता है और मेल्ट होने के बाद डाई के थ्रू जिस डिजायर्ड शेप में हमें प्लास्टिक प्रोडक्ट चाहिए होता है उस शेप में ये दूसरे साइड से बाहर कंटिन्यूअसली निकलता रहता है. ओके, हाउ एन एक्सट्रूडर वर्क्स? आंसर इज एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हेलिकल स्क्रू, a screw having threads over it, rotates inside a barrel having a feeding hopper at one end and gradual temperature increasing zones at other end. Heating of barrel and shearing action of screw melts plastic inside the barrel, and this melt comes out of barrel and shaped into a desired product through a die arrangement, hauled or pulled continuously by a suitable mechanical arrangement. एक्सट्रूडर कैसे काम करता है?
सर एक्सट्रूडर में एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हेलिकल स्क्रू होता है। हेलिकल मीन्स थ्रेड्स, जैसे स्क्रू के ऊपर थ्रेड्स होते हैं सर, उन थ्रेड्स को हम इस स्क्रू में हेलिक्स बोलते हैं। ये हेलिकल स्क्रू एक बैरल के अंदर जो है घूमता है, और ये जिस बैरल में एक एंड पर मटेरियल फीडिंग सिस्टम होता है और दूसरे एंड पे जो है टेम्परेचर इंक्रीजिंग जोन्स होती हैं, जिससे हम बैरल के अंदर जो भी प्लास्टिक मटेरियल फीड करते हैं उसे अच्छी तरीके से गर्म कर सकें। तो इस रोटेटिंग इस एक्शन से, या जिसे शियरिंग एक्शन भी कह सकते हैं, उसकी हेल्प से और इलेक्ट्रिकली हीटिंग सिस्टम की वजह से जो प्लास्टिक हम फीड करते हैं वो बैरल के अंदर मेल्ट हो जाती है, और बैरल के बाहर एक सुइटेबल डाई अरेंजमेंट के थ्रू बैरल के बाहर वो प्रोडक्ट की शेप में बाहर निकल आती है, जिसे कंटिन्यूअसली खींचने के लिए कुछ सुइटेबल मैकेनिकल अरेंजमेंट लगे होते हैं, और इस तरीके से प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो है कंटिन्यूअसली बाहर निकलते रहते। ओके, प्लीज टेल व्हाट इज एन एक्सट्रूडर। आंसर, सर extrusion is a processing technique to make a few plastic products, and extruder is a machine which has an arrangement of a barrel, screw, feed hopper, heating and temperature control system, breaker plate, and an external die arrangement for a particular product, screw rotating motor operated system with a control panel aside, and externally having binding unit with a product pulling system. This machine is suitable for continuous products such as films, tubes, pipes, channels, sheets and compounded granules etc. ठीक है, ये बताइए एक्सट्रूडर होता क्या है। सर पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्सट्रूजन एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्निक होती है जिससे कुछ खास तरह के आइटम बनाए जाते हैं, और एक्सट्रूजन वाले आइटम्स को बनाने के लिए एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन होती है जिसे हम एक्सट्रूडर कहते हैं। और एक्सट्रूडर जो मशीन होती है वो इस टाइप का अरेंजमेंट होता है कि उसमें एक बैरल होती है, एक रोटेटिंग स्क्रू होता है, एक फीड हॉपर होता है जिससे हम मटेरियल फीड करते हैं, और बैरल के ऊपर हीटिंग और टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होते हैं। उसमें एक ब्रेकर प्लेट होती है, और ब्रेकर प्लेट के बाद उसमें एक एक्सटर्नल डाई अरेंजमेंट सिस्टम होता है। डाई अरेंजमेंट सिस्टम में वो डाई, जिस टाइप का आपको प्रोडक्ट चाहिए उस टाइप की डाई जो है उसमें लगाई जा सकती है डाई अरेंजमेंट में। और ये स्क्रू जो रोटेट करता है एक मोटर के थ्रू रोटेट करता है, और एक रोटेटिंग सिस्टम भी होता है उसमें। और इस एक्सट्रूडर में एक कंट्रोल पैनल भी होता है जिससे हम डिफरेंट टेम्परेचर्स को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं टेम्परेचर्स को, और स्क्रू की स्पीड भी घटा बढ़ा सकते हैं। ऐसा एक कंट्रोल पैनल भी होता है। अच्छा, इसके बाद जैसे ही प्रोडक्ट डाई से बाहर निकलने के बाद आता है तो उस प्रोडक्ट को खींचने के लिए एक पुलिंग सिस्टम होता है, यानी एक मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है जो प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली बाहर खींचता रहता है। और इस मशीन से कुछ खास जो प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं उनमें से मेन है फिल्म्स, ट्यूब्स, पाइप्स, चैनल्स, शीट्स एंड कंपाउंडेड ग्रेनुअल्स। ओके, टेल मी मोर अबाउट अदर प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्निक्स। सर, the other plastic processing techniques are injection molding, blow molding, vacuum forming, compression molding, rotational molding, transfer molding, calendering, reaction injection molding, casting, structural foam molding, pultrusion and pulforming, hand layup techniques for FRP products etc. अच्छा, प्लास्टिक टेक्निक्स आप कितनी और जानते हैं वो बताइए। सर, जो प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्निक्स और जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए यूज की जाती हैं उनमें से कुछ हैं इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, वैक्यूम फॉर्मिंग,
compression molding, rotational molding, transfer molding, calendering, reaction injection molding, casting, structural foam molding, pultrusion and pull forming, hand layup techniques for FRP products, adi adi. Okay, Mr. Murthy, you have explained well the plastics processing techniques. Can you name varieties of plastics as well? Yes, sir. The names of plastics are the plastics with hydrogen and carbon atoms are polyethylenes. There are variety of polyethylenes available like low density polyethylene LDPE, linear low density polyethylene LLDPE, ultra low density polyethylene ULDPE, high density polyethylene HDPE, high molecular weight high density polyethylene HMW, HDPE, ultra molecular weight high density polyethylene UHMW, HDPE, propylene, polypropylene, polybutene and polyisobutylene and polystyrene, polybutadiene and polyisoprene, etc. The second category is halogenated polymers, that is having chlorine, fluorine, bromine, etc. In their polymer chain. In this category, we find polyvinyl chloride PVC, polyvinylidene chloride PVDC, polytetrafluoroethylene PTFE or Teflon, and polytrifluorochloroethylene and polychloroprene, chlorinated polyethylene CPE, fluorinated ethylene propylene FEP, polyvinylidene fluoride PVDF, etc. The next category is polyamides, which are generally named as nylons. In nylons, we have variety of nylons like nylon 6. This is also famous in the name of polycaprylectum. Second is nylon 66. It is polyhexamethylene adipamide. Third one is nylon 610. It is polyhexamethylene sebasamide. And nylon 612. It is polyhexamethylene dodesamide and polyurethanes. This is abbreviated as TPUS. The next category of plastics is polyacetals. In polyacetals, we are having a variety of plastics like polyacetal, or this is also famous in the name of polyformaldehydes, cellulose acetate, Ca, cellulose nitrate, CN, cellulose propionate, CAP, cellulose butyrate, CAB, etc., etc. And the next category of plastic is acrylics. Acrylics are also have different varieties like polyacrylic acid, polymethacrylic acid PMA, polymethyl methacrylate PMMA, and polyacrylonitrile PAN, etc. And the next category of plastics is esters. Esters, as one of the very famous product is polyesters, and their scientific name is polyethylene terephthalate PET. And the next category is carbonates. In carbonates, very famous plastic is polycarbonate PC, and next one are polyoxides, and famous of the polyoxides are polyphenylene oxide PPO and polypropylene oxide. The next category is polysulfones PSO, and in which polysulfides are also there. Next category is polyethers, polyether ether ketone. This is famous plastic name in the famous plastic and abbreviated as PEEK. And polyacrylene lies in this category. Polymethylene vinyl ketone lie in this category. And the next category is alcohol based plastics, in which famous plastic is polyvinyl alcohol, polyallyl alcohol, etc., etc. And next category is based on silicones, in which lies polysiloxanes. And the other category of plastics is copolymer category. Thousands of combinations of different polymers are possible
in the range to make copolymers. A few famous copolymers I am giving here. Number one is ABS. The full scientific name is acrylonitrile butadiene styrene. Acrylonitrile is one famous plastic, butadiene is another famous plastic, and styrene is another famous plastic, and the combination of three makes this polymer ABS. Ionomers, in which the trade name Surlene is very famous. It is also a copolymer. EVA, ethylene vinyl acetate, another famous copolymer. HIPS, high impact polystyrene. Other famous copolymer is SAN, styrene acrylonitrile, and TPE, thermoplastic elastomers, etc. and etc. And the next category of plastics is thermosets. In thermosets, famous thermosets are phenolics, famous in the name of phenol formaldehyde, PF, or bakelite. Other famous thermoset is urea formaldehyde, UF. And third one is melamine formaldehyde, NF. And in this category also lies unsaturated polyesters, famous in the name of alkates and epoxies, etc. etc. And the next category of plastics is biopolymers. In biopolymers, we have already mentioned like proteins, polysaccharides, cellulose. Proteins and cellulose I have discussed earlier. Next category, next plastics that comes under this category are polysaccharides and polymer of amino acids. Sir, these are the famous categories. I have categorized these famous plastics, and thousands of plastics are also available. हिंदी स्टूडेंट्स के लिए अलग से हमें इसमें नाम देने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी स्टूडेंट्स के लिए भी यही नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आप लोग इन नामों को याद करके और इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।